पहला पैराग्राफ मैंने आपको बाबर का जन्म के बारे में सारा कुछ बता दिया था, बर्थ के रिलेटेड। इसकी मिलिट्री कंकेस्ट के बारे में भी हमने देख लिया था, ठीक है ना। अभी आज जो मैंने आपको कुछ और आगे करना है वो कंटिन्यू करना है, यानी कि हम बाबर के बारे में 1526 तक देख चुके थे, ठीक है। यानी कि उसने दिल्ली के ऊपर अपना राज सर कर एक लिया बार था फास्ट मुगल ट्रैक दिल्ली। बाबर का दोबारा से करा दो। हाँ जी। सर एक बार फास्ट ट्रैक रिवीजन में करवा दो। एक्चुअली कल वाली क्लास ना मेरी वो नहीं हो पाई थी, ज्वाइन नहीं हो पाई थी। बच्चे एक काम करता हूँ, 2 मिनट के अंदर रिकॉल कराता हूँ मैं ना, आपको अलग से करवा दूंगा फिर, ठीक है। रिकॉर्डिंग वैसे मैंने अवेलेबल कराई है इसके अंदर, ठीक, ठीक है सर। क्योंकि ना टॉपिक रह जाएगा अगर कल से फिर, क्योंकि 5-7 मिनट वैसे लेट आ जाते हैं बच्चे ना। मैं आपको बाद में अलग से करा दूंगा अभी, ठीक है। पहले मुझे जो कराना है वो कंप्लीट करवा दूँ, ठीक है। टाइम बचेगा भी करवा दूंगा रिवीजन आपको। देखो, ठीक है आज मुझे सर। ना इस टॉपिक को खत्म करना है, बाबर वाले को ना इसको खत्म करना है, क्योंकि एक एक क्लास में मैं एक एम्परर या 2 एम्परर खत्म करूंगा आपके सिलेबस के। तो सबसे पहले हम ना 1526 तक पहुंच गए थे। बाबर ने इंडिया में इब्राहिम लोदी को हरा दिया था, और ये जो पहला बैटल था ये बैटल ऑफ पानीपत था। यहाँ पे आपने देखा था, दिस वाज द बैटल ऑफ पानीपत। तो मैंने आपको कल बोला भी था कि बैटल ऑफ पानीपत की स्टोरी मैं आपको आज वाली क्लास के अंदर कवर कराऊंगा। टोटल 3 बैटल हुए हैं पानीपत के, ठीक है। पहला बैटल आता है आपका मेडिवल हिस्ट्री का पार्ट, और बाकी के जो 2 बैटल है ना, सेकेंड और थर्ड बैटल, ये आप पढ़ोगे मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर, ठीक है ना। बाकी के 2 बैटल मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर कवर होते हैं। तो देखो, अब मैं आपको यहीं से लेके जा रहा हूँ बैटल ऑफ पानीपत में, पहले वाले बैटल में पानीपत के, ठीक है। देखो, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत किस किस के बीच में हुआ था? बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी, और ये हुआ था 1526 के अंदर। क्या था उस समय? बाबर की एज थी 43, और इब्राहिम लोदी की एज के बारे में किसी को नहीं पता वो कितने साल का था। बैकग्राउंड हमने कल मैंने आपको बताया था, ये डिसेंडेंट था तिमूर का और चंगेज खान का। तिमूर का था अपने फादर की साइड से, और चंगेज खान का डिसेंडेंट था मदर की साइड से। इब्राहिम लोदी के बारे में नहीं बताया था, इसके बारे में आप बता रहा हूँ। डिसेंडेंट ये इब्राहिम लोदी था, अफगान रूरल बहलोल खान लोदी, ठीक है, ये इनका डिसेंडेंट था। अब बाबर रूलर था उस समय काबुल का, और इब्राहिम लोदी रूलर था दिल्ली सल्तनत का, ठीक है। और बाबर की आर्मी में जो सोल्जर्स थे वो सिर्फ 12,000 सोल्जर्स थे। इब्राहिम लोदी के पास जो सोल्जर्स थे वो 1 लाख सोल्जर्स। तो आप सोच सकते हो कि सिर्फ 12,000 सोल्जर्स ने 1 लाख सोल्जर्स को हरा दिया। और उसका रीजन मैंने आपको बताया था, उनकी मिलिट्री स्ट्रेटजी, बाबर की मिलिट्री स्ट्रेटजी थी। क्योंकि यहां से ना आपके एग्जाम में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है, वो क्वेश्चन ये बनता है कि किसने सबसे पहले गन पाउडर और आर्टिलरी को स्टार्ट करा था इंडिया के अंदर सबसे पहले। तो गन पाउडर का मतलब था बंदूकें, तो बाबर ने बंदूकें सबसे पहले बाबर लेके आया, और साथ में आर्टिलरी का मतलब है कैनन, तोपें, तोपों का इस्तेमाल इसने किया था। और इनकी तरफ, इब्राहिम लोदी की तरफ, पता है सेना तो बड़ी थी, लेकिन इनका क्या था, इब्राहिम लोदी ने इससे पहले काफी सारे युद्ध जीत चुके थे। और वो कैसे जीतते थे? इनकी सेना के अंदर ना घुड़सवार और हाथी ज्यादा थे। तो ये क्या करते थे, दूसरी की सेना के जो लोग हुआ करते थे उनको हाथियों के नीचे कुचलवा देते थे। तो इनकी ये जो स्ट्रेटजी थी ना, ये हर बार कामयाब रहती थी। लेकिन इनको इस चीज का आइडिया नहीं था कि इनके ऊपर जब बाबर अटैक करेगा तो वो अपनी आर्मी के अंदर गन्स का भी यूज करेगा, और गन पाउडर यानी कि गन पाउडर का भी यूज करेगा, और तोपों का भी यूज करेगा। अब गन पाउडर के सामने और तोपों के सामने तो इंसान टिक नहीं सकता। कितना आप हाथी के नीचे कुचलवाओगे, कितने सैनिकों को कुचलवाओगे, ठीक है। तो इसने उस स्ट्रेटजी के थ्रू सिर्फ 12,000 सोल्जर्स ने 1 लाख सोल्जर्स को हरा दिया, ठीक है। तो फिर से रिपीट कर रहा हूं, काबुल में राज इसका था, इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत में था, इनके सिर्फ 12,000 सोल्जर्स थे और इनके 1 लाख सोल्जर्स थे। उसके बाद भी बाबर ने क्या करा, इब्राहिम लोदी को हरा दिया। और क्यों? क्योंकि इसने यूज करा था गन पाउडर, फायर आर्म्स एंड फील्ड आर्टिलरी। इस आर्टिलरी का मतलब होता है तोपें। और यहां से एक आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ही वॉज द फर्स्ट टू यूज गन पाउडर एंड आर्टिलरी इन इंडिया। इंडिया के अंदर सबसे पहले उसने गन पाउडर का यूज करा था, आर्टिलरी का यूज करा है। तो ध्यान रखना, आप अपनी नोटबुक में कहीं पे नोट कर लेना, ही वॉज द फर्स्ट टू यूज गन पाउडर एंड आर्टिलरी, यानी कि बंदूकों का इस्तेमाल करने वाला और तोपों का इस्तेमाल करने वाला बाबर पहला व्यक्ति था। जबकि इब्राहिम लोदी की सेना के अंदर
हैवी कैवलरी एंड एलिफेंट थे, यानी कि इनकी सेना में घुड़सवार और हाथी ज्यादा हुआ करते थे। तो इब्राहिम लोदी ने अभी तक जितने भी युद्ध लड़े थे उसने क्या करा था, घुड़सवार और हाथी की मदद से युद्ध जीते थे। उसको लगा कोई दिक्कत नहीं है, हमारे तो 1,000 सोल्जर्स हैं, बाबर के पास कितने सोल्जर्स हैं, आने तो देख लेंगे। और अभी तक उसको प्रैक्टिस थी कि हर बार वो हाथियों के नीचे कुचलवा देता था सैनिकों को, तो उसे लगा कि इसको भी हम ऐसे ही डील कर लूंगा। लेकिन बाबर जो लेके आया था वो अपने साथ नई टेक्निक लेके आया था, उसने ओल्ड टेक्निक के साथ फाइट नहीं की। अब सवाल ये आता है, ये जो बाबर था इसने इब्राहिम लोदी के ऊपर अटैक करा क्यों, क्या इसके रीजंस रहे कि इसने इब्राहिम लोदी के ऊपर अटैक किया। ठीक है, वो देखो बेसिकली क्या था, बाबर का जो रूल था सबसे पहले जो इसका स्टार्ट हुआ था वो हुआ था इसका फरगना से, उज्बेकिस्तान, जहां पे इसके फादर गवर्नर हुआ करते थे, तो वहां का राज इसको मिला था। लेकिन वहां के लोगों ने भी इसको वहां से भगा दिया था, यानी कि फरगना से भी इसको भगा दिया गया था। और इसके बाद इसने कम से कम ना 20 बार ट्राई करा फरगना को वापस लेने का, लेकिन ये फरगना को वापस नहीं ले पाया। इसके बाद इसने अटैक करा काबुल के ऊपर, और 1504 के अंदर फाइनली इसने क्या करा, काबुल को अपने कब्जे में ले लिया, उसको कैप्चर कर लिया। लेकिन ना ये काबुल को कैप्चर करने के बाद ना सेटिस्फाई नहीं था, इसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला काबुल कैप्चर करके। तो ये कुछ ऐसा कैप्चर करना चाहता था, ऐसे एरिया को कैप्चर करना चाहता था, ऐसे एरिया के ऊपर कब्जा करना चाहता था जिससे कि इसको सेटिस्फेक्शन मिले। तो अब क्या होता है, ही गॉट इंटरेस्टेड इन कैप्चरिंग द दिल्ली सल्तनत, तो इसका इंटरेस्ट बना कि ये दिल्ली सल्तनत को कैप्चर करेगा। और जिसका जो रूलर था उस समय कौन था, वो इब्राहिम लोदी था। और इसको इस सल्तनत में इंटरेस्ट कैसे आया, दिल्ली सल्तनत के अंदर इसको इंटरेस्ट कैसे आया, इब्राहिम लोदी की यानी दिल्ली हमारे इंडिया के अंदर इसको इंटरेस्ट कैसे आया, वो देखो इसका रीजन था, इब्राहिम लोदी के नाम अंकल थे अलाउद्दीन लोदी, ठीक है, एंड दौलत खान लोधी जो कि गवर्नर थे पंजाब के। वो ना इब्राहिम लोधी को पसंद नहीं करते थे, यानी जो इसके चाचा थे, अंकल थे, वो इसको पसंद नहीं करते थे। तो इन्होंने क्या करा, बाबर को इनवाइट करा, उन्होंने बोला दे वेंट टू इनवाइट बाबर टू अटैक दिल्ली सल्तनत, यानी कि ये बाबर के पास गए और उसको इनवाइट करके आए कि भाई दिल्ली सल्तनत ना बहुत बड़ी है, आप यहाँ पे आके अटैक करो और राज करो। यानी इसके चाचा इसको पसंद नहीं करते थे, उन्होंने बाबर को इनवाइट करा, और बाबर का फिर इंटरेस्ट बन गया कि अब मुझे दिल्ली कैप्चर करनी है, काबुल में मेरा मन नहीं लग रहा, दिल्ली कैप्चर करूंगा, कोई बड़ा राज्य कैप्चर करूंगा। तो वो दिल्ली कैप्चर करने के लिए आगे बढ़ा। और वो आपको पता ही, मैंने ऊपर बताई दिया कि कैसे कैप्चर कर पाया, क्योंकि उसके पास गन पाउडर वाली गन्स थी, और साथ में आर्टिलरी का मतलब तोपें, कैनन, तोपें उसके पास थी, जिसने 12,000 सैनिक ने 1 लाख सोल्जर्स की फोर्स को हरा दिया। अब क्या होता है, दिस वॉज वन ऑफ द अर्लीस्ट बैटल, सबसे पहला बैटल था इन्वॉल्विंग गन पाउडर, फायर आर्म्स एंड फील्ड आर्टिलरी। ध्यान रखना, सबसे पहले बाबर ने यूज करा था गन पाउडर एंड आर्टिलरी, तोपों को, इन द इंडियन सब कंटिनेंट। अभी तक इंडिया के अंदर किसी ने भी इसको यूज नहीं करा था। विच वर इंट्रोड्यूस बाय मुगल्स इन देन बैटल। आपसे ये क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर बनता है कि गन पाउडर और फाइल्ड आर्टिलरी को यूज करने वाले सबसे पहले इंडिया में यूज करने वाले कौन थे, तो आप ब्रिटिश का नाम नहीं लोगे, ब्रिटिश से पहले मुगल्स ने, और मुगल्स में सबसे पहले किसने, बाबर ने इसका यूज करा था, उसके बाद तो सारे मुगल्स ने इसका यूज करा। ठीक है, तो देखो डायग्राम में मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है, एक तरफ तोपें हैं, गन है, और दूसरी तरफ इसके हाथी है। फिर इसी के साथ क्या होता है, द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत मार्क्स एन एंड ऑफ दिल्ली सल्तनत, यानी कि दिल्ली सल्तनत खत्म हो जाती है और यहीं से स्टार्ट होता है बिगिनिंग ऑफ मुगल एरा। और दिल्ली सल्तनत जो स्टार्ट हुई थी वो स्टार्ट हुई थी अफगान के द्वारा, कब से कब तक, 1451 से स्टार्ट हुई थी और 1526 तक रहती है। तो मैं आपको इस दिल्ली सल्तनत पीरियड के बारे में भी बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैंने आपको स्टार्ट करा इसके अंदर मुगल एम्पायर से। तो ये था हमारे पास फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, जिसके अंदर बाबर की जीत हुई। और कैसे हुई थी वो मैंने आपको यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, ये पीडीएफ में आपको शेयर कर दूंगा, इस बार देखोगे। 5 या 10 मिनट लगे मुझे इसको समझाने में आपको सिर्फ। अब देखो फिर से मैं उसी टॉपिक के ऊपर आ रहा हूँ, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपके सामने। कुछ चीज आपको लिखवाऊंगा भी, तो नोटबुक साथ साथ रखना तैयार अपनी। चलो, यानी कि हमने 1526 तक कंप्लीट कर लिया। अब 1526 के बाद क्या करता है बाबर, अब 1526 के बाद इसकी लड़ाई होती है राणा सांगा के साथ, ठीक है, जो कि मेवाड़ के उस समय महाराजा होते हैं और एक ग्रेट राजपूत वॉरियर होते हैं। तो देखो राणा सांगा लिखा हुआ है, अगला टॉपिक, राणा सांगा ऑफ मेवाड़ वाज द ग्रेट राजपूत वॉरियर, ही गेव द टफेस्ट रेसिस्टेंस टू बाबर एक्सपेंशन प्लान।
और बाबर के एक्सपेंशन प्लान में इन्होंने उसको बहुत रेसिस्टेंस का काम करा, बहुत ज्यादा रोकने की कोशिश करी, और फाइनली मार्च 1615-27 राणा सांगा along with rulers of Marwar, Amber, Gwalior, Ajmer, Chanderi and Sultan Mahmud Lodi, whom Rana Sanga had acknowledged as a ruler of Delhi, met Babur in a decisive contest in Kanwa, a village near Agra. यानी कि फाइनली क्या हुआ, इनकी हार हो गई और इन्होंने हार स्वीकार कर ली इन सारे के सारे लोगों ने। यानी कि 1527 में बाबर ने क्या करा, राणा सांगा को हरा दिया और खानवा में ये युद्ध लड़ा गया था। और खानवा कहाँ पे है, खानवा भरतपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक छोटी सी प्लेस है, और भरतपुर कहाँ पे है, राजस्थान के अंदर है, ठीक है। अब इसके बाद 1528 में, और यहीं पे उसने एक टाइटल अपने आप को लिया था, ही टुक ऑन द टाइटल ऑफ गाजी, गाजी का टाइटल इसने खुद को दिया, ठीक है, इन सबको हराने के बाद। फिर इन द ईयर ऑफ, आगे बढ़ते हैं अगले साल की तरफ, 1528 के अंदर इसने क्या करा, चंडेरी वॉज कैप्चर्ड बाय बाबर फ्रॉम द राजपूत किंग मेडनी राय, मेडनी राय के द्वारा के पास से इसने क्या कर लिया, चंडेरी को कैप्चर कर लिया। और ये जो चंडेरी वाला इलाका है ये पड़ता है आपका मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक है। ये चंडेरी एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है, और इसका जो विलेज वाला एरिया था वो था चनेरी, चंडेरी के अंदर है चनेरी नाम की जगह, और ये चंडेरी कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है आपका मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद 1529 के अंदर ये किसको हराता है, 1529 के अंदर ये जो इसके अंकल होते हैं ना, इब्राहिम लोधी के अंकल, उनका नाम होता है महमूद लोधी, ये इनको हराता है घाघरा के अंदर, ठीक है। तो ऑन May 6, 1529 बाबर मेड द एलाइड अफगान ऑफ बिहार एंड बंगाल ऑन द बैंक्स ऑफ गोगरा, गोगरा का मतलब ही घाघरा है, ठीक है। गोगरा और घाघरा एक ही बात है, नियर पटना, गोगरा भी बोलते हैं इसको, घाघरा के नाम से बोलते हैं, नियर पटना, एंड डिफीटेड देम, और इन्होंने क्या कर दिया, सभी को हरा दिया। विद दिस बैटल बाबर ऑक्यूपाइड अ कंसिडरेबल पोर्शन ऑफ नॉर्थन इंडिया, और इनको हराने के बाद इसने क्या कर लिया, एक अच्छा खासा पोर्शन, क्योंकि इसके पास एमपी भी इसके कब्जे में आ गया, राजस्थान भी इसके कब्जे में आ गया, और बिहार का एरिया भी इसके कब्जे में आ गया, यानी कि नॉर्थ इंडिया के अंदर एक अच्छा कंसिडरेबल पोर्शन इसके कब्जे के अंदर आ गया, ठीक है। अब क्या होता है, इसके बाद फाइनली, क्योंकि ज्यादा टाइम तक नहीं रहा, 1530 आता है, 1530 के अंदर इस बाबर की डेथ हो जाती है आगरा के अंदर। और देखो, ऑन दिसंबर 26, 1530 बाबर डाइड एट आगरा, और उस समय उसकी एज थी 40। अब ये जो एज लिखी हुई है ना, इसके बारे में भी किसी को कोई करेक्ट एविडेंस नहीं है कि उसकी एज उस समय कितनी थी, ठीक है। मुझे जो यहाँ से बुक्स के अंदर से एज कंसिडर होकर मिलती है वो मैंने यहाँ पे कवर कर रखी है। हिज बॉडी वाज फर्स्ट लेड एट आरामबाग, इसकी बॉडी को सबसे पहले रखा गया था आगरा के अंदर, आरामबाग के अंदर, लेकिन बाद में इसकी बॉडी को काबुल ले जाया गया, वेयर इट वाज पूरी, यानी कि इसकी जो टॉम है ना, कब्र है, वो कहाँ पे बनी हुई है, काबुल के अंदर बनी हुई है, ठीक है। आगरा में इसकी डेथ हुई थी, लेकिन इसकी टॉम के बारे में अगर आपसे पूछेगा तो बाबर की टॉम आगरा में नहीं है, इसकी टॉम है काबुल के अंदर, ठीक है। अब देखो, कल मैंने आपको एक सिस्टम बताया था कि इसने वो जो मिलिट्री के अंदर स्ट्रेटजी अपनाई थी उसको तुगलुगमा स्ट्रेटजी के नाम से जानते हैं, तो वो वही था, गन पाउडर एंड आर्टिलरी का यूज। अब इसके बाद कुछ पॉइंट्स जो यहाँ पे कवर नहीं करे गए हैं वो आप नोट करो, हेडिंग बनाना, एक्स्ट्रा पॉइंट्स अबाउट बाबर, एक्स्ट्रा पॉइंट्स अबाउट बाबर, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, सम एक्स्ट्रा पॉइंट्स अबाउट बाबर। पहला, इसने ना अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है तुर्की के अंदर, यानी तुर्की लैंग्वेज के अंदर, और उस किताब का नाम है तुजुक, तुजुक लिखो, लिखो, ही रोट हिज ऑटोबायोग्राफी, इसने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है, या ऐसे लिख सकते हो ऑटोग्राफी बाय बाबर। और कौन सी किताब लिखी है उस किताब का नाम लिखो, तुजुक, TUZUK, तुजुक, तुजुक ए बाबरी, तुजुक ए बाबरी, तुजुक ए कैसे लिखोगे, तुजुक के बाद डैश, उसके बाद आई, फिर डैश, फिर बाबरी, ठीक है, तुजुक ए बाबरी, तुजुक डैश आई डैश बाबरी, TUZUK, तुजुक डैश आई डैश बाबरी। और ये कौन सी लैंग्वेज में लिखी हुई है, इसके आगे लिखना टर्की, टर्किश लैंग्वेज में लिखी हुई है, टर्की लैंग्वेज के अंदर।
ठीक है, टर्किश लैंग्वेज के अंदर इसको लिखा हुआ है, तुर्क के अंदर लिखा हुआ है। अब देखो, कल मैंने आपको बताया था बाबरनामा, तो बाबरनामा ना इसी किताब का नाम है बाबरनामा। देखो, बाबर ने जो अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी वो तुजुक ए बाबरी में लिखी, जो कि टर्किश लैंग्वेज में लिखी हुई है, तुर्की में लिखी हुई है, ठीक है ना। और इसको तुजुक ए बाबरी को ना ट्रांसलेट करा गया था पर्शियन में। तो आगे लिखना, तुजुक ए बाबरी ट्रांसलेटेड इन पर्शियन, पर्शियन लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट करा गया। तुजुक ए बाबरी ट्रांसलेटेड इन पर्शियन, पर्शियन में इसको ट्रांसलेट करा गया है और इसका नाम रखा बाबरनामा। बाबरनामा, तुजुक ए बाबरी ट्रांसलेटेड इन पर्शियन, इसको पर्शियन में ट्रांसलेट करा गया। किसने ट्रांसलेट किया था सर? इसका नाम था, अभी लिखवा रहा हूं बच्चे, इतना लिख लिया कि ट्रांसलेट करा गया पर्शियन लैंग्वेज में, बाबरनामा इसका नाम रखा गया। और किसने ट्रांसलेट करा उसका नाम था, लिखो, अब्दुल रहीम रहीम खाने खाना। हाँ, अब्दुल रहीम खाने खाना। अब्दुल रहीम, अब्दुल ABDUR, अब्दुल रहीम खाने खाना। अब्दुल रहीम खाने खाना, यस राइट, अब्दुल रहीम खाने खाना। फिर से रिपीट कर रहा हूं, बाबर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है तुजुक ए बाबरी में, जो कि तुर्की में लिखी हुई है, और इसको पर्शियन में ट्रांसलेट करके इसका नाम रखा गया बाबरनामा। और बाबरनामा को लिखने वाले कौन है, अब्दुल रहीम खाने खाना, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। और इसको ना, इसी किताब को इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करा गया है, और इंग्लिश में ट्रांसलेट किसने किया है, मैडम बेब्रिज। यस, मैडम बेब्रिज। लिखो इसका राइट आंसर, लिखो, ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश बाई, ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश बाई मैडम बेब्रिज। बेब्रिज की स्पेलिंग आपको स्पेल करता हूं, पहले आप इतना लिखो, ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश बाई, ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश बाई मैडम बेब्रिज, MADAM, मैडम। बेब्रिज का मतलब बी, छोटा वाला बी फॉर बॉय, BE बड़ा वाला बी, बेब्रिज, RIDGE, बेब्रिज, मैडम बेब्रिज, ठीक है, इन्होंने ट्रांसलेट करा हुआ है। और मैडम बेब्रिज का कहाँ की रहने वाली हैं, ये ब्रिटेन की रहने वाली है, ठीक है ना। और इन्होंने सिर्फ बाबरनामा को ट्रांसलेट नहीं करा, बाबर के बाद जो इनका बेटा आया था ना, हुमायूं, हुमायूं की हुमायूं नामा को भी ट्रांसलेट करा है, समझ रहे हो। और हुमायूं की जो हुमायूं नामा है ना, उसको उसकी बहन ने लिखा है, अभी बाद में बताऊंगा आपको, अभी सिर्फ आप यहीं पर हो। यानी कि जो नाम है ना, मैडम बेब्रिज, मैडम बेब्रिज ने बाबर की किताब को भी ट्रांसलेट करा है, और उसके बेटे हुमायूं की किताब को भी इन्होंने ट्रांसलेट करा है। और हुमायूं की, देखो, बाबर ने अपनी किताब तो खुद लिखी थी, लेकिन हुमायूं की किताब लिखी थी उसकी सिस्टर ने, तो आ गया सिस्टर का नाम वगैरह सब लिखवाऊंगा आपको वो। तो यहां तक हम पहुंच गए, मैडम बेब्रिज ने। इसके बाद इसने क्या करा था, बाबर ने ना 2 पोयम भी लिखी हैं, 2 पोयम। तो अगला हेडिंग आप बनाना, 2 पोयम रिटन बाई बाबर, 2 पोयम, 2 पोयम्स रिटन बाई बाबर, 2 पोयम्स लिखी हैं बाबर ने। लिखो, पहली पोयम का नाम है दीवान, DIWN, दीवान। और दीवान लिखी गई है टर्की लैंग्वेज में, टर्की में। पहली पोयम का नाम है दीवान, DIWN, दीवान, और ये लिखी गई है टर्की लैंग्वेज में। और दूसरी पोयम का नाम है मुबाइयान, मुबाइयान, स्पेल करूंगा मुबाइयान, MUBAIYAN, मुबाइयान। और ये लैंग्वेज है इसकी पर्शियन, पर्शियन लैंग्वेज में लिखी हुई है ये। बाबर ने 2 पोयम भी लिखी हैं, पहली पोयम का नाम है दीवान, और दीवान नाम की पोयम लिखी है उसने टर्की लैंग्वेज में, और दूसरी पोयम लिखी है उसने मुबाइयान, MUBAIYAN, मुबाइयान, और इसको लिखा है उसने पर्शियन लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। इसके अलावा
इसने एक लेटर भी लिखा है, तो लिखो लेटर नेम, उस लेटर का नाम क्या है जो बाबर ने लिखा है? रिसाल ए उसाज, रिसाल ए उसाज। लिखो रिसाल मतलब RISAL, रिसाल। ए मतलब कैसे लिखोगे ना, डैश के बाद आई लगाओगे, उसको ए बोलते हैं। रिसाल ए उसाज, यानी रिसाल के बाद डैश, फिर आई, फिर डैश, फिर उसाज, USAZ, रिसाल ए उसाज। दिस इज द लेटर ऑफ बाबर, ये बाबर के द्वारा लिखा गया हुआ एक लेटर है। ठीक है, और लास्ट पॉइंट में लिखना टॉम्ब एट काबुल, इसकी जो टॉम्ब है वो काबुल के अंदर है। ठीक है, इसकी जो टॉम्ब बनी हुई है वो काबुल के अंदर बनी हुई है। तो इतनी चीजें जो मैंने आपको अलग से भी नोट करवाई ना, ये आपको याद रख के चलनी है। 1527 में फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं पूरे बाबर के बारे में कि क्या है। मुगल एम्पायर की फाउंडेशन रखने वाला कौन है? बाबर है। और ये तिमूर का फादर की साइड से डिसेंडेंट था, उनका वंशज था। चंगेज खान का वंशज अपनी मदर की साइड से था। इसने सबसे पहले इब्राहिम लोदी को 1526 में हराया और मुगल एम्पायर को स्टेब्लिश कर दिया। 1526 के बाद 1527 में इसका सामना होता है राणा सांगा के साथ, जो कि मेवाड़ के राजा थे। उनको भी इसने खानवा के अंदर हरा दिया, जो कि भरतपुर राजस्थान के अंदर है। इसके बाद इसने चन्नेरी गांव का जो एरिया आसपास है, चंडारी, जो कि मध्य प्रदेश के अंदर है, वहां के रूलर को हराया, मैदानी राय, उनको हरा दिया। इसके बाद 1529 में इसने इब्राहिम लोदी के अंकल मोहम्मद लोदी को हरा दिया घाघरा के अंदर, जिसको गोगरा लिखा हुआ है, उनको हरा दिया। ठीक है, और फाइनली 1530 में जाके इसकी डेथ हो जाती है आगरा के अंदर। और इसके शरीर को पहले आगरा में रखा जाता है, लेकिन बाद में उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है काबुल के अंदर। तो जो इसकी टॉम्ब बनी हुई है वो काबुल के अंदर। और इसने जो अडॉप्ट करा था इब्राहिम लोदी को हराने के लिए तुगलुमा स्ट्रेटजी, और तुगलुमा स्ट्रेटजी का मतलब क्या था? गन पाउडर और आर्टिलरी का यूज करना। आर्टिलरी का मतलब तोपें, कैनन। ठीक है, और इसने जो अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है वो तुजुक ए बाबरी में लिखी है, जो कि टर्की लैंग्वेज में लिखी हुई है। इसको पर्शियन में कन्वर्ट करने वाले हैं अब्दुल रहीम खाने खाना, और इन्होंने इसका नाम रखा बाबरनामा, और इंग्लिश में इसको कन्वर्ट करा हुआ है मैडम बेब्रिज ने। ठीक है, और इन्होंने दो किताब पोयम भी लिखी हैं। एक पोयम का नाम है दीवान और दूसरी पोयम का नाम है मुबियान। और इन्होंने एक लेटर भी लिखा है जिसका नाम है रिसाल ए उसाज। ठीक है, और फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत भी मैंने आपको कवर करा दिया कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, और जिसको बाबर ने उनको हरा दिया। सिर्फ 12,000 सैनिक और दूसरी तरफ 1,00,000 सैनिक थे, तब भी बाबर ने कैसे हराया? जस्ट बिकॉज ऑफ तुगलुमा स्ट्रेटजी की वजह से। क्या यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछो, कैसा भी। फिर आगे बढ़ता हूँ। एनी डाउट? नो सर। चलो, इसके बाद अब देखो, तो मेरा ना बाबर वाला टॉपिक ऑलमोस्ट यहाँ खत्म हो गया। ठीक है, अब सिर्फ मुझे आपको यहाँ एस्टिमेट ऑफ बाबर के बारे में बताना है। ही वॉज एन एमिनेंट स्कॉलर इन अरेबिक एंड पर्शियन। ये अरेबिक और पर्शियन के विद्वान थे। हिज मदर टंग वाज चगताई तुर्की, तुर्की, यानी कि तर्किश मदर टंग थी इनकी। ही वॉज सेड टू बी अ स्टेट्समैन। स्टेट्समैन का मतलब क्या होता है? एनीवन? राजनेता बोलते हैं इसको। ठीक है, हिज रोट हिज मेमोरी तुजुक ए बाबरी, जो कि तुर्की लैंग्वेज में लिखी हुई है। सिर्फ यहाँ पे इतना लिखा था तुजुक ए बाबरी के बारे में। मैंने उसकी आपको पूरी डिटेल बता दी कि तुजुक ए बाबरी को किस तरीके से कन्वर्ट करा गया और किस किस नाम से हम जानते हैं उसको, बाबरनामा के नाम से जाना जाता है। तो ये तो था हमारे पास पहला टॉपिक, दिस इज अबाउट द बाबर। अब बाबर के बाद कौन बनता है राजा? उसका बेटा। ठीक है, और बाबर के बाद जो उसका बेटा आता है वो आता है हुमायूं। ठीक है ना, तो सबसे इसके बाद आप दूसरा हेडिंग बनाओ हुमायूं। हुमायूं हेडिंग बनाओ, हुमायूं। अब देखो, ऐसा नहीं था कि बाबर का एक अकेला बेटा हुमायूं ही था। बाबर के ना और भी बेटे थे, जिसमें इसका एक भाई था कामरान, दूसरे का नाम था हिंदाल,
तीसरे का नाम था अस्कारी। यानी हुमायूं के साथ साथ ना उसके 3 भाई और भी थे, यानी बाबर के और भी बेटे थे। लेकिन क्या हुआ, हुमायूं ने ना तीनों भाइयों को हरा दिया था। और ये जो तीनों भाई है ना, ये अफगानों के साथ जाके मिल गए थे, फिर भी हुमायूं ने इनको हरा दिया था। चलो, तो आपने हेडिंग बनाया होगा हुमायूं, और हुमायूं का टाइम पीरियड लिखो 1530 से 1540। देन लिखना 1555 से 1556। ठीक है, 1530 से 1540, 1555 से 1556। ठीक है, तो ये तो बताने की जरूरत नहीं है ना, ही वॉज द सन ऑफ बाबर, ये नहीं, ये सब नहीं बताऊंगा मैं। हायरार्की में लिखवाऊंगा तो आप समझ जाना वो ऊपर वाले का सन है ही बाय डिफॉल्ट। हायरार्की में करवाऊंगा आपको, ये सब नहीं बताऊंगा कि उसका सन था या था, तो बाय डिफॉल्ट है। अब देखो आपको थोड़ी सी जो डिटेल इसके बारे में बताता हूँ। तो हुमायूं था ना, इसके 3 भाई और भी थे। पहले का नाम था कामरान, तो आप अपनी नोटबुक में नोट करना, ये आपको नोट्स में नहीं मिलेगा ये चीज, आप नोट करना। हुमायूं हैव 3 ब्रदर्स। पहले का नाम कामरान, दूसरे का नाम हिंदाल, HINDAL हिंदाल, कामरान KAMRAN कामरान, दूसरे ब्रदर का नाम हिंदाल, और तीसरे भाई का नाम अस्कारी, ASKARI अस्कारी। यानी हुमायूं के ना 3 भाई और भी थे, कामरान, हिंदाल एंड अस्कारी। अब क्या हुआ, जब हुमायूं राजा बना, किंग बना, बादशाह बना, तो इस बादशाह को ना इसके 3 भाइयों ने चैलेंज किया कि भाई तुम नहीं बनोगे, हम बनेंगे। और इन्होंने मदद ली किसकी, अफगान की। लेकिन हुमायूं ने क्या करा, अफगानों के साथ साथ तीनों भाइयों को हरा दिया, तो अब वो सिंहासन पे बैठ गया। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बारे में ना आपको ज्यादा कुछ खास नहीं पढ़ना। इसने क्या करा, 2 बैटल लड़ी किसके खिलाफ, शेरशाह सूरी के साथ। ठीक है, शेरशाह सूरी के साथ। अब क्या होता है, 1530 के अंदर ये राजा बनता है। 1539 के अंदर ना इसके ऊपर अटैक होता है, किसके द्वारा, शेरशाह सूरी के द्वारा। और कहां पे होता है ये अटैक, होता है चौसा के अंदर। अब आप सोचोगे ये चौसा नाम की जगह कहाँ पे है, ये जो चौसा नाम की जगह है ये है बिहार के नाम पे। और हमने देखा ही था जो सर इनके पिता थे बाबर। हाँ बच्चे बोलो। सर 1500 कितने में? 1539, 1539, ओके सर। ओके सर। 1539। देखो इन्होंने, इनके ऊपर अटैक होता है शेरशाह सूरी के द्वारा चौसा में। चौसा जो पड़ता है वो बिहार में, और आपने देखा ही था कि इस बिहार वाले एरिया को इनके फादर ने जीत ही लिया था। ठीक है ना, तो नॉर्थ इंडिया इनके हिस्से में काफी अच्छा खासा एरिया इनके पास था। तो चौसा नाम की जगह पे इनके ऊपर अटैक करते हैं शेरशाह सूरी, वहां पे इनकी फाइट होती है। ठीक है, और दूसरी फाइट होती है इनकी कन्नौज में। ठीक है, कन्नौज कहाँ पे है, एनीवन? सर बंगाल साइड पे है, उसी एरिया पे है। बंगाल नहीं, कन्नौज यूपी के उसी अंदर है। साइड पे है बेटा। या यस, यूपी सर के अंदर। कन्नौज। हाँ यस सर। देखो क्या हुआ, हुमायूं ना 1530 में राजा बने। इनके 3 भाई और थे, कमरान, हिंदाल, अस्कारी। इन तीनों ने ना बाबा हुमायूं को चैलेंज करा कि भाई हम राजा बनेंगे, तुम नहीं बनोगे, हम डिसाइड करेंगे तुम कैसे राजा बन गए। तो ये लोग क्या करते हैं, तीनों भाई मिलके अफगानों की मदद ले लेते हैं, और हुमायूं क्या करता है, अपने तीनों भाइयों को हरा देता है और अफगानों को भी हरा देता है साथ में। अब वो आराम से 10 सालों तक राज करता है। यानी कि 1530 से आराम से राज कर रहा था आगे की तरफ। क्या होता है, इसके ऊपर ना फाइनली अटैक करा जाता है 1539 में। यानी कि आप लिखना इन 1539 अटैक बाय शेर शाह सूरी। इसके ऊपर अटैक करा जाता है शेरशाह सूरी के द्वारा। और कहां पे किया जाता है, चौसा के अंदर। और ये चौसा कहां पे है, बिहार के अंदर, 1539 में। और चौसा के अंदर जो अटैक होता है ना, ये यहां से बच जाता है। ठीक है ना, चौसा के अंदर जो अटैक होता है, ये इस अटैक से बच जाता है। ठीक है, लेकिन शेरशाह सूरी क्या करता है, इसके ऊपर, हुमायूं के ऊपर ना फिर से अटैक करता है कन्नौज के अंदर, यानी यूपी के अंदर। वो अटैक होता है 1540 में।
और इस समय क्या होता है, यानी कि अब लिखना अनदर अटैक बाय शेरशाह सूरी एट कन्नौज इन 1540, 1540 में फिर से अटैक किया जाता है। और फाइनली क्या होता है, हुमायूं को शेरशाह सूरी बुरी तरीके से हरा देता है, कंप्लीटली हरा देता है, समझ रहे हो। और वो फाइनली क्या करता है, हारने के बाद वहां से भाग के ईरान चला जाता है। यानी कि ये हुमायूं शेरशाह सूरी से हारने के बाद ईरान की तरफ चला जाता है, और यहीं से स्टार्ट हो जाता है हमारे पास सुर एम्पायर। सुर एम्पायर का मतलब शेर शाह सूरी एम्पायर, सुर एम्पायर के नाम से जानते हैं जिसको। और ये सूरी एम्पायर चलता है, सुर एम्पायर चलता है 1540 से 1555। तो अब देखो मैं आपको किस तरीके से कराऊंगा। तो जहां तक मैंने आपको फाइट वाला बताया ना कि 1540 में ये हार ईयर जाता है, फिर से तो मैं बताना। 1540 के बाद ना अब गैप ले रहा हूं। मैं हुमायूं कंटिन्यू नहीं कर रहा, मैं इसी के बीच में ना वो जो गैप वाला पीरियड है, मैं पहले उस गैप को कवर कर रहा हूं। और फिर बाद में क्या होगा, जब 1555 आएगा ना, तो 1555 वाला एरिया फिर मैं कवर करूंगा, समझ रहे हो। 1555 वाला फिर दोबारा से कवर करूंगा, ठीक है। तो अभी आप देखना इसको। तो अब हम जो स्टोरी कवर करेंगे ना, अभी मैं यहीं तक आपको सिर्फ, यानी कि ये भाग के चला जाता है ईरान, ठीक है, यहां तक हम इसको कंटिन्यू करेंगे। अब पता है क्या होगा, सीन क्या होता है, शेरशाह सूरी की ना डेथ हो जाती है 1555 में। 1555 के अंदर ना शेरशाह सूरी की डेथ हो जाती है। और डेथ होने के बाद क्या होता है, डेथ होने के बाद ये जो हुमायूं है ना, जो भाग के ईरान चला जाता है, ये फिर से अटैक करता है, समझ रहे हो। यानी कि इसकी डेथ के बाद जो शेरशाह सूरी के डिसेंडेंट होते हैं, वंशज होते हैं, उनके ऊपर ये अटैक करता है, ठीक है। तो 1555 से 1556 तक वो रहता है, फिर से ये हुमायूं अटैक कर लेता है, लेकिन इसके बाद ना इसकी भी डेथ हो जाती है, तो इसका बेटा अकबर आएगा। तो अभी मैं आपको जो स्टोरी कंटिन्यू करा रहा हूँ, ईरान भाग जाने के बाद आप इसी में हेडिंग बनाओगे नई। अभी ना मैं हुमायूं कंप्लीट नहीं करूंगा, मैं इसी के अंदर बीच वाला गैप जोड़ रहा हूँ, ठीक है। वो लिखो आप सुर एम्पायर, SUR, सुर एम्पायर। और सुर एम्पायर का पीरियड लिखोगे 1540 से 1555। गैप को कवर कर रहा हूँ क्योंकि मुझे वो गैप बाद में भी बताना है, फिर स्टोरी फिर से रिपीट करनी पड़ेगी। तो गैप पहले फिल कर देता हूँ, 1540 से 1555, ठीक है। यस सर। तो जो सुर एम्पायर का राज रहा वो 1540 से 1555 तक रहा। और किसने अटैक करा था, शेर शाह ने। और शेर शाह ने अटैक करा था 1540 में। और शेर शाह किसका बेटा था, हसान खान का। तो लिखो फादर ऑफ शेर शाह, हसान खान। हसान खान, ठीक है। अब क्या सीन था, ये जो हसान खान थे ना, ये जागीरदार थे कहाँ के, सासाराम के। सासाराम का एरिया कहाँ पे आता है, बिहार। बिहार, राइट आंसर। तो जहां पे आपने लिखा है ना, ही वॉज द सन ऑफ हसान खान, यानी कि इसके जो फादर थे शेरशाह के, वो थे हसान खान। और हसान खान के आगे लिखना आप, ही वॉज द जागीरदार ऑफ सासाराम, जागीरदार ऑफ सासाराम। यानी बेसिकली ये जो सासाराम था ना, क्या सीन था, देखो बाबर ने किसको हराया था, इब्राहिम लोदी को। और वो दिल्ली के ऊपर राज करने लग गया था। और ये जो इब्राहिम लोदी था ना, इसने सासाराम की एक जागीर, इब्राहिम लोदी जिस समय दिल्ली का सुल्तान था, उसने अपने टाइम पे रहते हुए सासाराम नाम की जागीर ना हसान खान के नाम करी थी। यानी कि हसान खान को जागीरदार बनाया था सासाराम का। समझ रहे हो, आप समझ रहे हो कि कैसे अटैक होता है, लिंक। इब्राहिम लोदी को हराया बाबर ने, बाबर के बाद आया हुमायूं। अब क्या सीन बना, इब्राहिम लोदी ने एक जागीरदार सासाराम नाम की ट्रांसफर करी थी हसान खान के नाम। और हसान खान का जो बेटा था वो शेरशाह सूरी था। शेरशाह सूरी ने क्या करा, हुमायूं के ऊपर अटैक करा और कब्जा करा।
इस तरीके से स्टोरी कंटिन्यू होती है, ठीक है। अब देखो, तो लिखो आप, जहां पे आपने लिखा है ना हसान खान, उसके आगे लिखना जागीरदार ऑफ सासाराम, ये जागीरदार थे सासाराम के, और ब्रैकेट में लिख देना बिहार। और नेक्स्ट लाइन से लिखो इब्राहिम लोधी ट्रांसफर हिज फादर, इब्राहिम लोधी ट्रांसफर हिज फादर्स जागीर टू हिम, इब्राहिम लोधी ने वो जागीर ट्रांसफर करी थी इनको, इब्राहिम लोधी ट्रांसफर्ड, इब्राहिम लोधी ट्रांसफर्ड जागीर टू हिम, इब्राहिम लोधी ने वो जागीर इनको ट्रांसफर करी थी। यस सर। ठीक है। अब इसके बाद, अब इब्राहिम, इसके बाद ये जो शेरशाह था, यानी अब इसने फाइनली इसको हरा दिया हुमायूं को, यानी कि कहां पे हरा दिया था, चौसा में भी, जो मैं पहले लिखवा चुका हूं आपको, और कन्नौज के अंदर भी हरा दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पे 1540 के बाद ना, ये कन्नौज भी हराने के बाद इसने जीता मालवा, तो मालवा के ऊपर लिखना मालवा इन 1542, 1542 में इसने जीता मालवा। और 1542 में ही इसने मारवाड़ के ऊपर कब्जा कर लिया, 1542 में इसने मारवाड़ के ऊपर भी कब्जा कर लिया, मालवा कौमा मारवाड़ कौमा रत्नाम्भौर, रणथंभौर, RANTHAMBOHOR, रणथंभौर, रणथंभौर, RANTHAMBHOR, रणथंभौर। ठीक है, सर एक बार और रिपीट कर देना प्लीज। फिर रिपीट कर रहा हूं, पहला मालवा, दूसरा मारवाड़, तीसरा रणथंभौर, RANTHAMBHOR। और रणथंभौर पता है आपको, एक बहुत बड़ा नेशनल पार्क भी है, इंडिया का बिगेस्ट नेशनल पार्क में आता है रणथंभौर नेशनल पार्क। और ये पता है कहां पे है, सवाई माधोपुर का नाम सुना होगा आपने, राजस्थान के अंदर सवाई माधोपुर नाम की डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, ठीक है, सवाई माधोपुर में रणथंभौर। और ये बहुत बड़ा नेशनल पार्क है, फेमस नेशनल पार्क है। ठीक है, इसके बाद 1544 के अंदर इसने कब्जा करा चित्तौड़ के ऊपर, और चित्तौड़ के बारे में आपने नाम सुना ही होगा, जो रानी पद्मावती वहां पे थी ना, वही चित्तौड़ की बात चल रही है। तो रानी 1544, हाँ, चित्तौड़ के ऊपर कब्जा करा 1544 में। इसके बाद अगले साल 1545 में इसकी डेथ हो गई, ठीक है ना। नेक्स्ट ईयर, यानी कि अब लिखना 1545 ही वाज डाइड, 1545 में इसकी डेथ हो गई, यानी कि शेरशाह सूरी ने जो राज करा इंडिया में वो 1540 से 1545 तक किया बस। सर 55 था। बच्चे वो सूर एम्पायर है, पूरा एम्पायर, अच्छा, एम्पायर पूरा का मतलब है एम्पायर उसका, यही एक्सपायर हो गए थे। हाँ, जैसे मुगल एम्पायर है ना, वो 1526 से 1857 तक है, तो उसमें एक मुगल नहीं है, काफी सारे मुगल है। चली। हाँ, शेरशाह सूरी सिर्फ 45 तक, ठीक है, मैंने लिखवाया था आपको Yes, सूर एम्पायर, ठीक है ना, ध्यान रखना। यस सर, यस सर। अगर आपसे एम्पायर पूछेगा ना तो उसका टाइम पीरियड अलग है, और किसी पर्टिकुलर पर्सन का टाइम पीरियड पूछेगा तो उसका टाइम पीरियड अलग है, ठीक है ना, दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब देखो इसके बारे में और कुछ पॉइंट्स, ये जो शेरशाह सूरी था ना, इसने क्वाइन इशू करा था रुपया नाम का, तो आगे लिखना ही इशू अ क्वाइन नेम रुपया, RUPIA, रुपया, इसने क्वाइन इशू करा था रुपया नाम का, रुपया। और इसने उसका एक स्टैंडर्ड भी सेट करा था, स्टैंडर्ड वेट वगैरह सेट करा था उस कॉइन का, ठीक है।
और इसके बारे में एक चीज और फेमस है, इसने ना जीटी रोड बनवाई थी, कौन सी वाली? कलकत्ता से पेशावर तक। जीटी की फुल फॉर्म क्या होती है? ग्रैंड ट्रंक रोड। यस, राइट आंसर, ग्रांड ट्रंक रोड। यानी कि इसने, एक तो आपने लिखा होगा इसने क्वाइन इशू करा था रुपया नाम का, और दूसरा ही बिल्ट द जीटी रोड, जीटी रोड फ्रॉम कलकत्ता टू पेशावर। ठीक है, कलकत्ता टू पेशावर के लिए इसने जीटी रोड बनवाई थी, और जीटी की फुल फॉर्म जिसको ना पता हो वो लिख लेना, ग्रैंड ट्रंक रोड। ठीक है, ग्रैंड ट्रंक रोड इसने बनवाई थी कलकत्ता से पेशावर के लिए। अब देखो थोड़ा सा और आगे, इसी के टाइम पीरियड के अंदर ना टैक्स का जो सिस्टम था, आपको ना 1/3 ऑफ द लैंड टैक्स देना पड़ता था। यानी जिसके पास जितनी जमीन है ना, उसका 1/3 हिस्सा एज अ टैक्स देना पड़ता था आपको। ठीक है, तो लिखो टैक्स, हेडिंग लिखना टैक्स, और लिखना 1/3 एज अ लैंड टैक्स, 1/3 एज अ लैंड टैक्स। और इसने पता है क्या करा था, जो जमींदार सिस्टम हुआ करता था ना, जमींदार। सर फर्स्ट टाइम हाँ, टैक्स लगा था या फिर टाइम पे? नहीं नहीं, टैक्स सिस्टम चल रहा था, इसने 1/3 टैक्स करा था बस। अभी आप फर्स्ट मत लिखना ओके इसमें, फर्स्ट नहीं है ये। ठीक है, ओके सिर्फ 1/3। इसका जो टैक्सेशन सिस्टम था वो 1/3 था लैंड टैक्स का। और देखो, जो टैक्स कलेक्ट करने का काम होता था ना, वो जमींदार का हुआ करता था उस समय। तो इसने क्या करा, जमींदार को रिमूव करा। यानी अब जमींदार टैक्स कलेक्ट नहीं करते थे, ये डायरेक्टली टैक्स कलेक्ट करता था। इसको लगता था कि जमींदार इसको पूरा टैक्स नहीं दे रहे, तो इसने खुद से टैक्स को कलेक्ट करना स्टार्ट करा, डायरेक्टली टैक्स को कलेक्ट करना स्टार्ट करा। तो आगे लिखना, ही रिमूव जमींदार, इसने जमींदार को रिमूव करा एंड स्टार्ट कलेक्टिंग टैक्सेस डायरेक्टली। ही रिमूव जमींदार एंड स्टार्ट कलेक्टिंग टैक्स डायरेक्टली। एंड स्टार्ट कलेक्टिंग टैक्स डायरेक्टली। डायरेक्ट इसने टैक्स कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, यानी जमींदार वगैरह को, उसके ऊपर उसको विश्वास नहीं था कि मुझे पूरा टैक्स नहीं देंगे ये लोग, तो इसने इनको रिमूव करा, हटाया, और खुद से ही टैक्स कलेक्ट करना स्टार्ट करा। और आपको ना, एक दिल्ली के अंदर एक बहुत फेमस किला है जो इसने बनवाया है। पुराना किला। यस, राइट आंसर। तो लिखो, ही बिल्ट पुराना किला एट दिल्ली। दिल्ली का जो पुराना किला है ना, वो इसी के द्वारा बनवाया गया है, पुराना किला। ही बिल्ट पुराना किला एट दिल्ली। यस, राइट आंसर। और इसको जो दफन करा गया है वो सासाराम में दफन करा गया है। ठीक है, क्योंकि इसके पिता ना सासाराम के जागीरदार थे, तो इसको वहीं पे दफन करा गया है। और दफन करने को बोलते हैं बुरीड, BURIED। ही वॉज बुरिड इन सासाराम। यानी इसको जो जहां पे दफनाया गया है उस जगह का नाम है सासाराम। अब इसके बाद यहाँ पे ये खत्म होता है हमारा शेरशाह सूरी के बारे में। ठीक है ना, तो यहाँ से क्वेश्चंस बन जाते हैं कि दिल्ली का पुराना किला किसने बनवाया है? शेरशाह सूरी ने बनवाया है। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। किसने ग्रांड ट्रंक रोड, जीटी रोड बनवाई थी कलकत्ता से पेशावर की? शेरशाह सूरी। दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। इसके बाद अब ना, इसकी फाइनली सासाराम में इसको दफन कर दिया जाता है, डेथ हो जाती है 45 के अंदर। अब इसके बाद जो इसका डिसेंडेंट आता है वो आता है इस्लाम शाह। तो आप अगला हेडिंग बनाना, इस्लाम शाह, सन ऑफ शेर शाह। और ये कब से कब तक रहेगा? 1545 से 1554 तक। 1545 से 1554, 1545 टू 1554, 1545 से 1554। ठीक है, और इसके बारे में कोई खास
खासियत है नहीं, इसने कुछ करा नहीं खास। तो इसके बाद इस्लाम शाह के बाद आएगा मोहम्मद आदिल शाह। अगला हेडिंग लिखना मोहम्मद आदिल शाह, मोहम्मद आदिल शाह, मोहम्मद आदिल शाह। मोहम्मद आदिल शाह, और इसका जो टाइम पीरियड रहता है वो 1554 से 1555, यानी 1554 से 1555, ठीक है, 1554 टू 1555, 1554 टू 1555। अब यहां पे खत्म होता है ये गैप, जो गैप फिल करना था मैंने गैप फिल कर दिया। इस गैप के बाद फिर से हुमायूं इंडिया के अंदर अटैक करता है। अब आगे से लिखना नेक्स्ट पैराग्राफ से, हुमायूं अटैक अगेन, हुमायूं इन्वेडेड इन इंडिया इन 1555, हुमायूं इन्वेडेड इंडिया इन 1555 एंड बिकम द रूलर ऑफ इंडिया, एंड बिकम द रूलर ऑफ इंडिया, और वो इंडिया का रूलर बन जाता है। ठीक है, एंड बिकम द रूलर ऑफ इंडिया। और अभी ना मुझे आपका इसका भी ज्यादा कार्यकाल नहीं है, 1555 में राजा बनने के बाद ना 1556 में इसकी डेथ हो जाएगी। तो इसके बाद कल वाली क्लास में जो हमारे पास टॉपिक आएगा वो आएगा अकबर। अकबर में मुझे थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा क्योंकि अकबर के बारे में काफी कुछ है। अकबर जहांगीर, तो कल मैं आप क्लास में जो कराऊंगा आपको अकबर और जहांगीर दोनों कराऊंगा, और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में शाहजहां और औरंगजेब में आपको दोनों एक साथ कराऊंगा। तो मुगल एम्पायर आप मान के चलो 2 क्लासेस में ये मुगल एम्पायर में आपका खत्म कर दूंगा, और मुगल एम्पायर खत्म करने के बाद मैं पीछे की तरफ बढ़ूंगा। पीछे की तरफ बढ़ने के बाद मैं लूंगा सल्तनत पीरियड, जो ये लोधी डायनेस्टी है जिस इब्राहिम लोधी की हमने बात करी। और लोधी Yes, वाले पीरियड में मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, एक क्लास लगेगी लोधी के ऊपर, एक क्लास लगेगी विजयनगर एम्पायर के ऊपर, ठीक है। तो 4 क्लास ये हो गई हमारी। उसके बाद मैं थोड़ा सा और पीछे बढ़ूंगा, खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी की बात करेंगे, तो एक क्लास हमारा खिलजी वाले पे लगेगी, ठीक है। yes sir. तो मतलब आप मान के चलो 6 क्लासेस का प्लानिंग मेरे पास है आपका। 6 क्लासेस के अंदर मेडिवल विल बी एंड, मेडिवल हमारी खत्म हो जाएगी। सारे एमसीक्यू मैं इसके एक साथ आपको प्रोवाइड कर दूंगा, सॉल्व आप करके देख लेना, ठीक है। तो अभी वाली क्लास में यहीं तक स्टॉप कर रहा हूँ। 1555 में उसने आक्रमण फिर से कर दिया और इंडिया का फिर से रूलर बन चुका है वो, ठीक है ना, ठीक है। ही बिकम द रूलर ऑफ इंडिया। इसके बाद से आगे कंटिन्यू करेंगे 55 के बाद, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं है कि मैं जल्दी पढ़ा रहा हूँ, आराम आराम से चल रहा है ना, No, sir. यस मुझे सर। समझ मुझे में बता आ रहा है, देना। समझ में आ रहा है। मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ इसको,